हाय स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूं और आज का जो विषय है वह हिंदी व्याकरण है, जो कि पार्ट 2 का मैं आज आप लोगों को पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। उसके बाद उसका प्रश्न उत्तर भी कराऊंगा। तो सबसे पहले पार्ट 2 में आता है, उसको हम देखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों को पार्ट 2 में क्या पढ़ना है। पार्ट 2 में सबसे पहले जो है वह है, उसका हेडिंग है वर्ण विचार। वर्ण विचार है तो वर्ण सबसे पहले हमको जानना है कि वर्ण क्या है। वर्ण को इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। वर्ण को इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए, ध्यान देंगे आप लोग, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ण क्या है। यानी कि जो भी हम लिखते हैं, तो जो हम लिखते हैं उसको हम लोग ध्वनि बोलते हैं। और ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, यानी कि जो चिन्ह है वो चिन्ह से ही हम समझ पाते हैं कि ये क्या है। तो इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। उसके बाद आता है वर्णमाला। वर्णमाला को हम लोग अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा के वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। फिर से देखिए, वर्णमाला किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद, अब हम लोग जानेंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ लेटर। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, यानी कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। पहला क्या होता है? स्वर, और दूसरा होता है व्यंजन। अब हम लोग स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे कि स्वर वर्ण क्या है। जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण का सहारा न लेना पड़े, यानी कि जो भी वर्ण को हम लोग बोलते हैं और उसको बोलते समय किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़े, वही स्वर कहलाता है। हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, यानी कि छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। उसके बाद अयोगवा है, अंग, अविसर्ग, अ। स्वर के भेद, स्वर के 2 भेद होते हैं। एक होता है हर्ष स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। समझ रहे होंगे आप लोग, आशा है। तो उसके बाद हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो आगे इसमें इसी चैप्टर में आता है व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन को हम लोग जानते हैं कॉन्सोनेंट के रूप में। तो व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है। व्यंजनों का उच्चारण किससे होता है? स्वर की सहायता से ही होता है। किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता। यानी कि बिना स्वर की सहायता से किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो व्यंजन को हम लोग, व्यंजन की परिभाषा इस प्रकार देंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। क से लेकर और ह तक, यानी क ख ग घ अंग
च छ ज झ य ट ठ ड ढ त थ द द न प फ ब भ म य र ल व तालु श ढ श द श ह तक जो है वह क्या है? व्यंजन है। अब आता है सवाल व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के दो भेद होते हैं। पहला होता है उच्चारण के आधार पर व्यंजन के तीन भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बारे में अब जानिए। स्पर्श व्यंजन क्या है? हाँ, तो स्पर्श व्यंजन के बारे में अब हम लोग देखेंगे। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। क से म तक के सभी वर्ण, क से म तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से लेकर और म तक के जितने भी वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद आता है इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन जो है उसको 5 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के नाम पर उस वर्ग का नाम होता है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उसके बाद 2 नंबर में आते हैं अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद जो आता है 3 नंबर में ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास निकले उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालव श, मूर्धन श, दंत श, ह ऊष्म व्यंजन हैं। समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद अब हम लोग इससे जो सवाल बनता है, मतलब इस चैप्टर में हम लोग को यही सब चीजें पढ़नी है जो मैंने आप लोग को बताया है। और इससे जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न आप लोग को मैं एक बार बता दे रहा हूं कि पहला जो प्रश्न है वह है वर्ण किसे कहते हैं। दूसरा है स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। तीसरा है अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग वाले 2 शब्द लिखिए। और चौथा है व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग को मैं एक बार इसको दिखाता हूँ। क्वेश्चन आंसर को आप लोग अवश्य कर लेंगे। आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो शॉर्ट में बताया है वो आप लोग जरूर ही समझ पाए होंगे और आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर अवश्य कर लेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। तीसरा है अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग वाले 2 शब्द लिखिए। उसके बाद घ में है व्यंजन के कितने भेद होते हैं। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला है वर्ण किसे कहते हैं। क ख है स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। ग है अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग वाले 2 शब्द लिखिए। और घ है व्यंजन के कितने भेद होते हैं। आइए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं, उसका उत्तर है ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं।
वर्ण है। वर्ण ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। पहला हो गया, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। उसके बाद है स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। तो स्वर का पहले हम लिखेंगे, जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण का सहारा न लेना पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण का सहारा न लेना पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन में लिखेंगे, जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण का सहारा लेना पड़े, यानी कि स्वर जो है, यहाँ पे देखिए व्यंजन का लिखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में क्या हो जाएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर का हो गया ये, देखिए, जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण का सहारा न लेना पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर का ये लिख लेना है। और व्यंजन का ये लिख लेना है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। दोनों में अंतर हो जाएगा। उसका ग प्रश्न है, अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग वाले दो दो शब्द लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, ये है अनुस्वार और ये है अनुनासिक। तो अनुस्वार के दो दो शब्द हो जाएगा। अनुस्वार का शब्द हो जाएगा हंस कंस, दो ही लिखना है, तो हंस और कंस हो जाएगा अनुस्वार का। और अनुनासिक का हो जाएगा दांत चांद। एक बार फिर से देखिए, अनुस्वार का हो जाएगा हंस कंस और अनुनासिक का हो जाएगा दांत चांद। उसके बाद ये प्रश्न है, घ व्यंजन के कितने भेद होते हैं। घ है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। घ का आंसर लिखना है अब हम लोगों को। यहाँ पर देखिए व्यंजन के भेद, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के भेद आप लोग देख लीजिए। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। यही आपका प्रश्न है। प्रश्न उत्तर कर लेंगे। एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। और इसको आप लोग एक बार पढ़ भी सकते हैं। ये मैंने खुद से इसको नोट किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास भी अभी बुक अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों को मैं एक बार से दिखा दे रहा हूँ। एक बार इसको आप लोग देख लीजिए। और इसी प्रकार से आप लोग, इसमें पूरा डिटेल है, तो आप लोग अपने घर पे भी पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप लोग इसको याद कीजिए और नोटबुक में साफ साफ लिखिए। ये आपका प्रश्न है, जैसा कि मैं लिखा चुका हूँ। उसके बाद आता है रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरिए में क है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसमें जो भरना है, स्थान जो खाली दिया हुआ उस पर वो छोटी भरना है। उसके बाद ख में है, वर्ण को खाली स्थान भी कहा जाता है, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। ग में है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में खाली स्थान समय लगता है, यानी कम समय लगता है। घ में है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में खाली स्थान समय लगता है, यानी कि दीर्घ स्वर के उच्चारण में दुगुना समय लगता है। अंग में है, अंग को खाली स्थान कहते हैं और अनुस्वार जो है तो उसको अनुस्वार कहते हैं। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग अवश्य ही समझ गए होंगे। और आज
जो जो मैं लिखाया हूँ उसको आप लोग साफ साफ अपने नोटबुक में लिख लेंगे और लिखने के बाद इसको याद करने की कोशिश करेंगे। और घर के लिए होमवर्क भी मैं आप लोग को दे रहा हूँ कि आप लोग को डेली कम से कम 3-3, 4-4 प्रश्न जो है और उसका उत्तर याद करना है और घर पे राइटिंग भी लिखना है। सुलेख आप लोग जितना लिखें उससे आपका जो राइटिंग स्किल है उसमें सुधार होगा। इसके लिए मैं आप लोगों को एक अलग से टिप्स दूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।